हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2। क्लियर है? ये जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस और DSSC पीजीटी एंड जो अदर्स एग्जाम जिसमें जीके पूछी जाती है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सभी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। ऑब्वियसली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जा सकते हैं। यहां पर मौलिक अधिकार क्या करते हैं? सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऑब्वियसली सरकार एक लिमिट में रह के कार्य कर सकती है। वो लिमिट में रह के कार्य किस वजह से करना पड़ता है? मौलिक अधिकारों की वजह से, कि कहीं मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? आइडियोलॉजिकल तरीके से उसको कार्य करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए मिड डे मील स्टार्ट करना, भूमि सुधार के लिए जो नियम वगैरह बनाना, बहुत सारे, शिक्षा का अधिकार, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार, तो उसके लिए योजनाएं बनाना, शिक्षा नीतियां बनाना, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो है वो योजनाएं बनाना, उसके लिए कार्य करना। तो ये सब जो है निर्देशक तत्व जो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या करते हैं? सरकार को कार्य करने को प्रेरित करते हैं कि लोक कल्याण में कार्य किया जाए। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। भाई मौलिक अधिकार क्या कर रहे हैं? कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके अधिकारों को संरक्षित कर रहे हैं, पर नीति निर्देशक तत्व क्या कर रहे हैं? पूरे समाज के हित की बातें करते हैं। नीति निर्देशक का सीधा सा मतलब है राज्य की नीतियां, कि वो किस तरीके से कार्य करेगा। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सरकार कभी कभी क्या कर रही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने का प्रयास कर रही है, ऐसे समता लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे सामंत थे उस टाइम या जमींदार थे, अब उनसे जमीन छीन के गरीबों में बांटना या गरीब किसानों को देना, तभी क्षमता आएगी ना। तो ये तो सामंतों के जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। बट ये क्या है कि लोक कल्याण के लिए किया जाते हैं ये काम। क्लियर? तो जब यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया कि जमींदार नहीं होगा कोई, कि पूरे दो दो गांव, पांच पांच गांव सामंतों के नाम है पूरे, और सिर्फ जो किसान है, क्योंकि राजाओं ने ऐसे दे रखे थे। तो अब तो ऐसा नहीं हो सकता ना, अभी लोकतंत्र है, तो उनसे जमीनें छीनी जाएंगी, तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं वैयक्तिक हित से ऊपर हैं, यानी समाज की आवश्यकता क्या है? समानता लाना, और यह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हित से ऊपर है। ये सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया, यानी कि सामंतों से या जमींदारों से जमीन को लेने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, तब जाके नीति निर्देशक तत्व जो है वो लागू हो पाए।
इससे क्या हुआ, एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। यानी कार्यपालिका चाहती थी, न्यायपालिका नहीं चाहती थी, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वो बस जो रहता है ना कि वो तोते की तरह कि नहीं ये हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इस तरीके का। बाद में माने। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार इस बात को मानती है। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। जो पुरानी रूढ़ी परंपराएं चली आ रही हैं, अगर उनका उन्मूलन करना है तो अधिकारों का जो है वो कहीं हद तक जो है मतलब उनको बाईपास किया जाएगा, अधिकारों को छीना जाएगा। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यानी सरकार और न्यायपालिका के बीच में किस बात की तकरार थी कि न्यायपालिका चाहती थी कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, जबकि गवर्नमेंट चाहती थी कि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है अगर हम लोक कल्याण के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। तो मनसा देखी जाती है कि मनसा कैसी है। इसमें कौन सा आता है, संपत्ति का अधिकार। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। भाई मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो है वो विवाद क्यों उठा, क्योंकि हमारा जो मूल संविधान है उसमें क्या है कि हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, है ना। हम मेहनत करेंगे, संपत्ति खरीदेंगे, उसका मालिकान हक रखेंगे, स्वामित्व, और उसका संरक्षण करेंगे। ये हमारे पास क्या मौलिक अधिकार है, कोई हमें इससे छीन नहीं सकता, कोई हमसे ये छीन नहीं सकता। ये मूल संविधान में दे रखा है। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, ये भी लिखा हुआ है। जैसे मेगा प्रोजेक्ट आते हैं, कहीं से कोई हाईवे निकल रहा है, कोई बड़ा रोड निकल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बड़ा, तो जो आते हैं रास्ते में उनको तोड़ दिया जाता है, या किसी ने अतिक्रमण कर रहा है उसको तोड़ दिया, रोड को चौड़ा करना है तो वहां से तोड़ दिया, पीछे खिसका दिया उनको। तो ये सरकार के पास हक है। सरकार के पास इस बात का हक है कि वो लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। 1950 से ही बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा रहे थे। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। यानी जो मौलिक अधिकार थे और जो नीति निर्देशक तत्व थे उसके मध्य में कौन सा विवाद का केंद्र था, यही संपत्ति का अधिकार। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार जो था को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्या कह के कि संपत्ति का अधिकार जो संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं है। कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है, क्योंकि जो समानता लानी है वो समानता, अगर ये अधिकार रहेगा तो समानता नहीं आ सकती। तो पहले तो संविधान मानता था, बोले नहीं ये जो है मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। गवर्नमेंट बोले साहब हमको करना ही पड़ेगा, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। 1973 में आके उन्होंने बोल दिया कि मूल ढांचे का भाग नहीं है भाई, तुम चाहो यानी कि संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है।
1978 में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया। और इसके द्वारा क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया। कब हुआ, 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उसमें क्या किया था, संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से अलग ही कर दिया। बोले झंझट ही खत्म, अब कोई केस फेस कुछ नहीं जाएगा, कोई रिट जाए, वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है कोई भी रिट जारी नहीं करेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा, आर्टिकल 32 से क्या किया, रिट जारी कर दी। बोले कि ऐसा नहीं करोगे, बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मौलिक अधिकार में ही नहीं है। तो आपको याद रखना है इस बात को कि 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब हुआ था अमेंडमेंट, 1978 में। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। और संविधान का अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किसने पटक दिया, 300 का या ए या 1, कैसे पटक दिया, 300 ए या 301 या 300 का में पटक दिया उसे। आपकी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने से क्या फर्क पड़ता है? कि सरकार जो है भाई, जो कहते हैं ना संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, वो कभी भी कर सकती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। देखते हैं, इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। क्या क्या इसने एक और जो जटिल वाद विवाद था उसको जन्म दिया, वह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी में भी जो है वो संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। बोले तुमको संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसकी परमिशन हमने दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले में संशोधन कर दो। किसी भी ऐसे प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकते। नहीं तुम तो जीने का अधिकार ही छीन लोगे, शिक्षा का अधिकार छीन लोगे, बंदो मजदूरी छीन लो, मतलब कर दोगे, या जो भी XYZ। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वरना हमारी पीठ बैठेगी 5 लोगों की या जितनी भी ज़्यादा, और क्या करेगी, उसको बिल को नल एंड वॉइड कर देगी। नल एंड वॉइड कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे 2016 वाला किया गया था, है ना, कॉलेजियम को लेके जो चर्चा चली थी, कॉलेजियम के थ्रू भर्ती होती है ना जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, तो सरकार ने बनाया कि नहीं, जो ब्रिटेन में चलता है ना एक नेशनल जुडिशरी रिक्रूटमेंट करके जो बोर्ड है वो बनना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। बोले कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे करके। तो 1998 के टाइम का जो कॉलेजियम है वही अभी चलता है। देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा पावर का फ़ायदा उठाया। अब ये जो भी जैसा भी होगा इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। यानी केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें यह दिया गया कि मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी मूल ढांचे को संसद जो है नहीं बदल सकती। इसे हम 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर है ना? ये पेपर दे रखा है जिसमें क्या है कि भ्रूण हत्या और यौन उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम 8 मार्च से, ठीक है, आप ये रीड कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। डायन के अगर यातना देने वालों की अब खैर नहीं। दलित फैमिली फाइनली गेट सम रेस्पाइट फ्रॉम कोर्ट। वार्ड सदस्य खाते उनको, ये इस तरीके से है जो भी है ना। ये कहाँ पहुँचे क्या समझे, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों के घोषणा पत्र और भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें। दोनों सूचियों में आपको कौन सी बात एक समान लगती है?
दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने इन्हें अधिकारों के घोषणा पत्र में क्यों रखा? यदि आपको एक नए राष्ट्र के लिए संविधान बनाना हो तो उसके लिए आप क्या सुझाएंगे? भारत का संविधान लागू कर दूं, सबसे बढ़िया। क्लियर है? अभी हमारा ये बचता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हम अलग से एक छोटी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में आएंगे हम आपके लिए चैप्टर 3 लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।